ये जमात इस्लामी से प्रॉब्लम क्या है आपको? जब आरएसएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जमात इस्लामी से क्या प्रॉब्लम? जमात इस्लामी ने यहाँ पे अलगाववाद का बीज बोया। जमात इस्लामी मदर ऑफ टेररिज्म रहा है। नहीं, आपको स्टेटहुड नहीं चाहिए? स्टेटहुड चाहिए। नहीं, आपको नहीं चाहिए। लेकिन चलिए उमर अब्दुल्ला को 2 मिनट के लिए छोड़ दें। स्टेटहुड चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ promises made by नेशनल कॉन्फ्रेंस। मास्क लगा के कभी डरते थे लोग जलसे में आने में। नहीं, आज तो डर नहीं है। आज तो डर नहीं। नहीं, ये तो मैं भारत माता की जय के नारे लगते, ये तो मैं ओपनली कहता हूं। वंदे मातरम के। नहीं, चेंज तो, बदलाव तो हुआ, बदलाव तो हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस में तो कंप्लीटली हार गए। हाँ, तो इसमें क्या शक है? नहीं, सवाल आपको गुस्सा क्यों आ रहा है इस बात? नहीं, गुस्सा नहीं है। नहीं, आप तो फारूक अब्दुल्ला साहब कहाँ से गए? वो तो मेन गेट से गए। वो मेन गेट से गए। दैट मींस मेन गेट खुला था कि उमर अब्दुल्ला साहब दीवार फांद के गए। फारूक अब्दुल्ला साहब क्या जेम्स बॉन्ड थे? वो भी ऊपर से चले गए क्या? पार्लियामेंट के सामने स्टेटहुड मांग रहे हैं और वादा आपने किया है। आप क्यों अपने आप को फंसा रहे हैं? नहीं, आप जवाब दीजिए सर। ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, ये बड़ा सीरियस सवाल है। इससे तो 5 सीटें ली। 5 सीटें उसका नहीं, कश्मीर से तो 5 सीटें। आपने तो एक भी नहीं ली। सीटें नेशनल कांग्रेस ने दी। आपने तो एक भी नहीं ली। स्टेटहुड के बारे में क्या ख्याल है आपका? आएगा स्टेटहुड हमारा? और अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का खुश आमदीद। कुटवा से लेकर कुपवारा तक जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रोग्राम को आप मिस ना करें। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज के प्रोग्राम में आपको मैं कोशिश करूंगा वो इंफॉर्मेशन देने की जो आप गुज़िश्ता 10 माह से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी है, सरकार कहां है। क्या बाज़ाब्ता तौर पर यह एक चाल चलाई जा रही है बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं सरकार हमारी नहीं है, 5 साल के बाद लोगों को कहा जाएगा सरकार हमारी थी नहीं। यह गौर से सोचिएगा आज आप। यह जमहूरियत का मसला है, यह हमारे जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस का मसला है आज, यह गरीब का मसला है आज। क्या 5 साल के बाद लोगों को कहा जाएगा बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके कि सरकार हमारी थी नहीं, सरकार किसी और की थी? यह सरकार किसकी है, सरदार कौन है, गरीब आवाम का काम क्यों नहीं हो रहा है? आज हमने दावत दी है बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर लीडर को और लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा जी को। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सर इजाजत है हमें प्रोग्राम शुरू करने की? बिल्कुल वेलकम। आप इजाजत देते हैं? डेफिनेटली। सर पहला सवाल यही है, ये कुटवा के गरीब इंसान को बता दीजिए, डोडा के गरीब इंसान, कश्तवाड़, पीर पंजाल, कुपवारा, बारामूला, गांदरबल, सरकार किसकी है? ये कब तक चलेगा? उमर साहब कहेंगे कि मेरी सरकार नहीं है, मेरा कुछ नहीं चलता है। यह आज क्लियर कर दीजिए लोगों को। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े स्पष्ट शब्दों में आप सवाल पूछते हैं और मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि जो भी दर्शक, जो भी नाजरीन आपका ये प्रोग्राम देखेंगे उन्हें कोई एम्बिग्यूटी नहीं दिखेगी। और मैं कोशिश करूंगा जिस स्पष्टता से, जिस क्लैरिटी से आप सवाल पूछते हैं, उसी क्लैरिटी से मैं आपको जवाब दूंगा। जहां तक आपने बात कही कि कठवा से लेके कुपवाड़ा तक या बारामूला, गांदरबल हो, सांबा हो या किश्तवाड़ हो, राजौरी हो या पुलवामा हो, हर जगह का एक एक बाशिंदा, एक एक व्यक्ति यदि इस सवाल में मेरे जवाब का इंतजार कर रहा है तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, सरकार इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, सरकार इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की है। लेकिन इसके साथ एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, अधिकतर लोग जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे हैं, लगभग सारे पढ़े लिखे हैं, और सब लोग जानते हैं यूनियन टेरिटरी का एक दायरा होता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी कोई पहली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर नहीं है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी है जहां पे असेंबली है, जहां पे सरकार है। यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी भी है जहां पे असेंबली है। बाकी यूटीज जितनी भी है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर है या एलजी है या छोटी मोटी कोई काउंसिल हो सकती है।
लेकिन जिस तर्ज पे यूनियन टेरिटरी एक कॉन्स्टिट्यूशन में बनी हुई है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो काम बाकी यूनियन टेरिटरीज करती है वैसे ही यहां पे भी करती है। लेकिन बदकिस्मती यहां पे ये है, यहां पे ये कहा जाता है कि चूंकि यहां पे एक प्रिंस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का पोता चीफ मिनिस्टर बना है, इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन के बंधनों को तोड़ दो। यूनियन टेरिटरी है तो वो बाकियों के लिए होगी। चूंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बने हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब के फर्जंद बने हैं, इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो लाइंस हैं यूनियन टेरिटरी को जो बांधती हैं, उनको तोड़ दो, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर आए हैं। तो ये नहीं होता है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, यूनियन टेरिटरी के तहत काम होगा। यूनियन टेरिटरी में सरकार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उन्हें काम लोगों के हित के लिए करना है। तमाम विभाग, तमाम डिपार्टमेंट्स उमर अब्दुल्ला साहब के पास हैं, सारी चीजें उनके पास है। बदकिस्मती यह है कि वो काम नहीं करना चाहते हैं, उन्हें काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि विशेषकर एक रीजन, कश्मीर रीजन में ज्यादा यहाँ पे सीट्स लेते हैं। यहाँ पे वो काम से कभी वोट नहीं लेते हैं। यहाँ पे कभी वो चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी आजादी, कभी सेल्फ रूल, कभी प्री 53, कभी ऑटोनॉमी, और आज अब एक नया नारा शिनाख्त की बात लेके वोट लेते हैं। और ये ड्रामा, ये ढकोसलेबाजी, ये चीजें करके वो काम नहीं करना चाहते हैं। स्पष्ट शब्दों में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, सरकार उमर अब्दुल्ला की है, काम उमर अब्दुल्ला को करना है विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चूंकि वो उमर अब्दुल्ला साहब फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के पोते हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन यूटी का अलग बनेगा, वो नहीं बनेगा। सुनील शर्मा साहब, स्टेटहुड देने में क्या प्रॉब्लम है मरकजी सरकार को? मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर आपने वादे किए हैं, आपने वादा किया है, आपकी पार्टी ने वादा किया, आपके जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने वादा किया है, हटा के प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया है कि स्टेटहुड मिल जाएगा, जबकि कांग्रेस भी उसका कहीं ना कहीं अभी फायदा उठा रही है। प्रोटेस्ट पूरे स्टेट में किया जा रहा है। दिल्ली चलो की कॉल दी गई, जम्मू चलो की कॉल दी गई। तो स्टेटहुड आप क्यों नहीं दे रहे हैं जम्मू कश्मीर को? आपको प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, ये तो बता दीजिए ना। जो इंतजार कर रहा है किश्तवाड़ से लेकर कुपवारा तक, एक आम इंसान। बहुत अच्छा, और ज्यादा इंतजार उमर अब्दुल्ला साहब को है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे तब खुशी होती जब मैं ये कहीं आम कॉमन मैन की एक क्राई देखता। स्टेटहुड कहीं पे भी कोई क्राई नहीं कोई क्राई नहीं। क्राई है, आर यू सीरियस अबाउट दिस? क्राई आर यू सीरियस अबाउट दिस? क्राई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में। ये याद रखना, उमर अब्दुल्ला साहब के घर में, असंतुष्ट घर में, अनसेटिस्फाइड फैमिली में, जो सेटिस्फाइड नहीं है अभी, जो उनके इख्तियार है, उनको पुलिस चाहिए थी, उनको सल्यूट चाहिए थे। वहां से वो स्टेटहुड का नैरेटिव गढ़ के, मीडिया को भी मैनेज करके नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जब भी हमें कोई काम मांगा जाएगा, जब भी हमें वादे याद दिलाए जाएंगे, जब भी हमारी कमिटमेंट्स, हमारी प्रोमिसेस को याद दिलाया स्टेटहुड को डाल बनाया जाएगा। स्टेटहुड हमारे लिए एक हथियार है। ठीक है। स्टेटहुड को डाल बनाया जाएगा, तो आप क्यों बनाने देते हैं? फिर मैं जवाब दूं? नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा ना। नहीं, देखें, इसका मतलब है कि आप सवाल भी खुद ही पूछ रहे हैं, जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। मैं दूंगा। इसका मतलब यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब को जब एक गरीब अवाम ये कह रही है कि हमारा काम करो, उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं मेरे पास स्टेटहुड नहीं है, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं 5 साल के बाद यही बहाना कहा जाएगा। दैट मीन्स कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा हमने स्पष्ट मान लिया, सच मान लिया। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मेरे पास पावर्स नहीं है, हम सच मान ले भाई, स्टेटहुड चाहिए। जो उमर, तो आप कह दीजिए ना लोगों को, सरकार तो उमर अब्दुल्ला की है। जो छोटा बच्चा जिद करे मुझे खिलौना दीजिए तब मुझे ये आनंद आएगा, वही मानना चाहिए क्या? नहीं, आपको स्टेटहुड नहीं चाहिए। स्टेटहुड चाहिए। नहीं, आपको नहीं चाहिए। लेकिन चलिए उमर अब्दुल्ला को 2 मिनट के लिए छोड़ दें। स्टेटहुड चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ promises made by नेशनल कॉन्फ्रेंस। पहले उनके promises को आप सामने लाइए। स्टेटहुड तो सेकेंडरी थिंग है। प्रोमिसेस मतलब इलेक्शन प्रोमिसेस। यस, आप राशन दीजिए। इस वक्त पानी की हाहाकार है, पानी के लिए आपको स्टेटहुड कहां पे आड़े आ रहा है बताइए मुझे? पाइपें बिछाने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपने बोर्ड हाथ में रखना है स्टेटहुड का तो पाइपें बिछेंगी, आपने बोर्ड रखना है स्टेटहुड का हाथ में, लाइनें बिछेंगी, आपने बोर्ड स्टेटहुड का हाथ में रखना है तब गलियां नालियां ठीक होंगी। ये कौन सी सर राजनीति कर रहे हैं आप? और स्टेटहुड के नाम पे आपने सारे नैरेटिव को डाइवर्ट कर दिया है। क्या कहना चाहते हैं, कौन सी राजनीति करना चाहते हैं आप? ठीक है, स्टेटहुड डिले हो रहा है, मान लेते हैं, चलिए बीजेपी की 1 मिनट की गलती, ठीक है, तो दैट मीन्स आप कोई काम नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे तब तक। आप ये बता दीजिए, स्पष्ट बता दीजिए कि मैं कोई काम नहीं करूंगा जब तक मैं स्टेटहुड नहीं लूंगा। बता दीजिए। आपने पहले भी कहा था चुनाव में तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड है, यही कहा था ना? फिर नहीं, क्यों यूटी चुनाव जब लड़ा? तक है, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हाँ, चुनाव तब तक नहीं लड़ूंगा बिल्कुल, जब तक बिल्कुल। यूटी है। अब आप ये बता दीजिए कि जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा तब तक चुनाव, ये काम मैं नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, स्पष्ट तो हो जाए ना। ये एम्बिग्यूटी क्यों रखनी है लोगों के बीच में? स्टेटहुड डिले है लेकिन या सुनील early? शर्मा जी, सूनर और लेटर। इसमें एक गरीब इंसान जिसने वोट दे के नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 सीटें दी और आपको भी कम से कम 30 सीटें दी जम्मू में, ये गरीब इंसान हर रोज क्या इसी सियासत में मारा जाएगा सर? ये सवाल आप एज एलओपी क्यों नहीं पूछते उमर अब्दुल्ला से? क्या ये गरीब इंसान मारा जाएगा इसी में? मैं अब आपके चैनल के माध्यम से, शाहिद इमरान साहब, मैं विदाउट चापलूसी आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और लोग आपको लाइक करते हैं across region। थैंक यू सो मच। हमारे उधर भी आपको बहुत लोग सुनते हैं, आपकी बेबाकी, आपकी मतलब क्लैरिटी जो है। मैं ये सवाल अब आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, आप मुझे बताइए उमर अब्दुल्ला साहब, कोई ऐसा कागज तो निकालिए जो काम आपको रुका हुआ हो स्टेटहुड की वजह से। उमर अब्दुल्ला साहब जब दिल्ली गए निर्मला सीतारमन जी के पास, उन्होंने कहा कि मेरे पास फाइनेंशियल क्रंच है। उन्होंने कहा बताइए क्या चाहिए आप, तो ले दे के जो रूटीन का बजट है वो मिल गया। उसके बाद उनने फिर कहा कि मुझे कुछ डेफिसिट आ रहा है 5-5.5 हजार करोड़ का। उन्होंने कहा ले जाइए, काम कीजिए। दे दिया 5.5 हजार करोड़ आपके रूटीन बजट से एक्स्ट्रा भारत सरकार ने दिया। सबसे प्यारा दुलारा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, रात को यहां से जाते हैं, सुबह होम मिनिस्टर साहब से मिल के आते हैं, रात को यहां से जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल के आते हैं। लेकिन इनको काम करने की आदत नहीं। ये प्रिंस है, शहजादा है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं शाहिद साहब? ये कुपवाड़ा के किसी गांव में पैदा नहीं हुआ, आपकी तरह संघर्ष किया है तो यहां पहुंचा है। ये गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ है, फारूक अब्दुल्ला साहब के घर पैदा हुआ है। और जो चौथी पीढ़ी अभी आ रही है ना, कल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कश्मीर, जम्मू, इन लोगों की समस्याएं अब ये चौथी पीढ़ी हल करेगी? नहीं करेगी। जब तक यहाँ पे कॉमन मॉसेस से कोई व्यक्ति आएगा जो दर्द समझेगा, जिसको तकलीफ पता हो, तब जाके काम होंगे। स्टेटहुड कहाँ अड़े आ रहा है? हमें बताया जाए ना, स्टेटहुड कौन सी चीज को रोक रहा है? इनको ट्रांसफरों को रोक रहा है। 300 से जायद इसने ट्रांसफरें कर दी, केस ऑफिसर्स की, डॉक्टर्स की, रात को वीडियोस की हुई, प्रिंसिपल्स की हुई, ट्रांसफर इंडस्ट्री खोल के रखी हुई है। उसमें तो कहीं पे भी इनको दिक्कत नहीं आ रही है। जहां जहां इनको जो जो काम अपने करने हैं वो पूरे हो रहे हैं। और जब कॉमन गरीब आदमी, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि गरीब आदमी इंतजार कर रहा है मेरा काम हो, राजनीति का शिकार हो रहा है, वहां पे उनको स्टेटहुड आड़े आ रहा है। भाई स्टेटहुड तो अंडरस्टूड है, ये यूटी है, यूटी में चुनाव हुआ है, स्टेटहुड आएगा, आगे पीछे दाएं बाएं स्टेटहुड तो आना है। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी जिम्मेदारी है लोकप्रिय सरकार की, उसमें आपने क्या किया? क्या आपने कोई ईज ऑफ गवर्नेंस का कोई मैकेनिज्म बनाया? क्या आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया? क्या आपने आउटरीच किया? आप 20-25 डिपार्टमेंट लेके बैठे हो, एक डिपार्टमेंट की भी मीटिंग की? क्या डिपार्टमेंट किस लेवल पे है, वहां पे आपने कुछ किया? नहीं, एक्सटेंशन शायद हो रहा है, ये शायद हो रहा है कैबिनेट एक्सटेंशन। स्कीइंग के फोटो डालेंगे, जॉगिंग के फोटो डालेंगे, साइकिलिंग के फोटो डालेंगे, पता नहीं टिन्नी क्या नाम है ये, सैलून का टोनी कुछ, वहां के फोटो डालेंगे। उसमें वैसे हमें फोटो चाहिए था, ये किसी गरीब गांव में जाके गरीबों से मिल रहा है, आउटरीच कर रहा है और वहां पे डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर की अवाम की उम्मीदें कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हैं। हम क्या करें ये मैं आउटराइटली आपको सर, हम क्या करें सर? नहीं, आपकी सरकार नहीं है, मैं मान रहा हूं सर, लेकिन सेंटर से कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं सर। तो बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप या सुनील शर्मा एज एलओपी किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर को देखिए आने वाले वक्त में? मैं आपको बताऊंगा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की है। सेंटर गवर्नमेंट, जो भारत का एक संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो एक सेट मैकेनिज्म में काम करता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 10,000 करोड़ आएगा, वो जो यहाँ का डिपार्टमेंट रिकमेंड करके भेजेगा वो वहां से देंगे, एक सिस्टम के तहत दिया। अभी आपको नेशनल हाईवेज दिए, 10,637 करोड़ दिया। जो आपने यहाँ पे प्रायोरिटीज फिक्स की, वहां से वो दे देते हैं। तो भारत सरकार जो भी पैसा देगा आपके डिपार्टमेंट्स को देगा, वो यूज करना, यूटिलाइज करना, एग्जीक्यूट करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उससे वो भाग रही है, वो तो सिर्फ अपने ही जो स्वार्थ है उसी में काम कर रही है ना। भारत सरकार क्या करेगी उसमें? या मैं एज लीडर ऑफ अपोजिशन में क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में तो कोई कलम तो नहीं है, मैं ऑर्डर कर सकता हूँ,
मैं मीटिंग कॉल कर सकता हूं, मेरे पास तो वो नहीं है। हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका में हैं। आप जैसे व्यक्तियों के थ्रू हम आवाज उठा सकते हैं, असेंबली में आवाज उठा सकते हैं, धरना दे सकते हैं, सड़क पे बैठ सकते हैं। करना तो इन्होंने है जो नहीं कर रहे। तो सुनील शर्मा जी, कहीं ना कहीं अब जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं और लाखों की तादाद में देख रहे हैं, स्टेटहुड के बारे में क्या ख्याल है आपका? आएगा स्टेटहुड हमारा? और मैंने भी बड़े एक सॉफ्ट अंदाज में आपसे पूछा क्या आएगा। देखिए शाहिद साहब, मैं एक बहुत छोटी जगह पे हूँ। मैं कोई इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं कोई यहाँ पे इस माइक पे आपके सामने बोल सकता हूँ। बहुत छोटी पोजीशन पे हूँ। मुझसे ज्यादा उमर अब्दुल्ला साहब को पता है। वो रोजाना मोदी जी दिल्ली जाते हैं, वो रोजाना होम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं और स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इस जगह पे नहीं हूं कि मैं कह सकता हूं या मैं कोई बात करके आया हूं। मैं गलत नहीं बातें यहाँ पे बोलूंगा। मुझे इसका इल्म नहीं है स्टेटहुड कब आएगा, लेकिन ये जरूर है अपनी लीडरशिप के उस प्रॉमिस का मुझे एतबार इतना है कि स्टेटहुड आएगा। कब आएगा ये उमर अब्दुल्ला साहब बेहतर जानते हैं। अच्छा, उमर अब्दुल्ला साहब बेहतर जानते हैं। सर, कांग्रेसियों ने बड़ा आपको कल से परेशान कर दिया है। गली गली, सड़क सड़क, हमारा हक हमें वापस दो, हमारी सियासत, हमारा पानी, बहुत सारे नारे कांग्रेस दे रहे हैं। इस वक्त कुठवा में शायद लखनपुर में उनका एक बड़ा जुलूस निकल रहा है, दिल्ली की तरफ रवां दवा है। तो कैसे टैकल कर रहे हैं? कांग्रेस पहले स्पष्ट करे कि बोला कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर में वो सत्ता में है या विपक्ष में, वो पहले स्पष्ट करे। नहीं, वो सरकार में है, वो तो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, क्या कांग्रेस खुद कांग्रेस है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है? क्या कांग्रेस खुद कांग्रेस के लीडर से चलती है या उमर अब्दुल्ला साहब के गुपकार रोड से चलती है? तो मुझे तो शक है। कहीं पे भी आपको दिखा इस वक्त कि कांग्रेस कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन करती है? वो उमर अब्दुल्ला साहब जो राहुल गांधी जी को फोन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी प्लानिंग बनती है। तो जिस डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, जिस कांग्रेस का कोई आधार नहीं, जिस कांग्रेस का कोई बेस नहीं, जिस कांग्रेस का कोई सिर पैर नहीं, जिस कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं, विशेषकर कश्मीर में। एक दिन जब रेजोल्यूशन आया तो तारिक हमीद कर्रा साहब रेजोल्यूशन को एक डिफाइन कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दूसरी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी तीसरी तरफ से कर रहे हैं। कहने का मतलब है इनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बट कांग्रेस से तो 5 सीटें ली। तो 5 सीटें उसका नहीं, कश्मीर से तो 5 सीटें आपने तो एक भी नहीं ली। सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी। आपने तो एक भी नहीं ली। मैंने कहा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस, लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की वजह से कॉन्फ्रेंस ने ना नहीं, तो उन्होंने उसको नहीं, मैं वो तो कोएलिशन थी। दैट मीन्स कि भाई मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई स्टेक ही नहीं है कश्मीर में। उन्हें तो 5 सीटें ली, आपने तो कोई भी नहीं ली। मैंने कहा आधार नहीं है, स्टेक है, आधार नहीं, कोई बेस नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सब्सिडरी है, इससे ज्यादा नहीं है। जो डिसाइड उमर अब्दुल्ला साहब अपने घर में करेंगे, राहुल गांधी जी को फोन करके वही इंप्लीमेंट कराते हैं। मैंने ये कहा, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के टाइम से चल रहा है। इंदिरा शेख अकार्ड, राजीव फारूक अकार्ड, उमर राहुल अकार्ड, अब नेक्स्ट जनरेशन कौन सा अकार्ड होगा। कांग्रेस खुद कोई कांग्रेस नहीं ना जम्मू कश्मीर में। सर कहाँ पे कांग्रेस ने बड़ी मतलब जिसे कहेंगे कि एक बैगिंग पोजीशन में जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने, भाई हमें कुछ सीट्स दे दीजिए, तो ये निकल के आगे अब चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है जिस चीज के लिए वो चिल्ला रहे हैं। उनको कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुम्हें कोई मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। अब वो हमने सुना एक तो दे रहे हैं, हमने सुना, हमें नहीं पता है, हमने सुना एक दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आपस में लड़ रही है किसको दे। नहीं, एनसी भी तो आपस में लड़ रही है ना, उनकी तो बड़ी लड़ाई है। एनसी की तो बड़ी लड़ाई है सर। अब मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कोई रेलेवेंस नहीं इस चीज का, कांग्रेस का। यस। लेकिन कैसे आप दिल्ली में कैसे उनको काबू करोगे? वो तो आपको पार्लियामेंट के सामने स्टेटहुड मांग रहे हैं और वादा आपने किया है। आप क्यों अपने आप को फंसा रहे हैं? नहीं, आप जवाब दीजिए सर। ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, ये बड़ा सीरियस सवाल है। वी आर डिस्कसिंग वेरी सीरियस इशू। मैं भी सीरियसली पार्लियामेंट के सामने कांग्रेस आपको फंसा रही है कि हमें स्टेटहुड दो, जबकि आपने ऑलरेडी वादा किया है लोगों से कि हम स्टेटहुड देंगे। अगर अब स्टेटहुड दिया, कांग्रेस कहेगी कल को हमारी प्रोटेस्ट से दिया, तो जम्मू कश्मीर में कैसे आप इसको सेल करोगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब दिल्ली तक लड़ाई पहुंचेगी, फिर पहुंच गई ना, फिर मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है। नहीं, आप वहां पे यू आर सन ऑफ द सॉइल सर, यू आर सन ऑफ द सॉइल। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं? जी। वहां पे भारत सरकार है, वहां पे हमारी नेशनल नेतृत्व है, उन्हें पता है क्या करना है,
कब देना है, कैसे देना है, कांग्रेस क्या क्रेडिट लेगी, हमें क्या मिलना चाहिए, वो सारा वो जानते हैं। उनका वो पूरा मतलब बुद्धि विवेक उनका पूरा चलता है। तो इसलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि जंतर मंतर में ये हो रहा है तो मैंने ये करना है। वहां पे वो लोग बैठे हैं अलग अलग मोर्चे में, हम इस मोर्चे में, जम्मू कश्मीर के मोर्चे में, यहाँ पे कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो वो हमने संभालना है। अच्छा। वहां के लिए अलग बैठे हुए हैं हमारे लोग। तो आपने करनी भी नहीं दी ना कल इन्फिल्ट्रेशन इनको? नहीं, देखिए ये आपने तो रोका ना कॉन्स्टिट्यूशन एहतजाज। ने पूरा इख्तियार दिया है सबको अपनी बात रखने का, बात रखे ना, लेकिन इस बात का कोई औचित्य नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, मैं वो कहना चाहता हूँ। तो सुनील शर्मा जी, सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आने वाला जो पार्लियामेंट सेशन है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहलगाम का जो वाकया हुआ वो एक सिक्योरिटी लैप्स था, वो सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। तो इस पहलगाम सानिया को जो कत्लेआम किया दहशतगर्दों ने, कहीं ना कहीं मासूमों की जानें ली, कैसे देखते हैं आप एज एलओपी उसको? देखिए ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना थी और हम सब चश्मदीद थे उस सारी घटना के। आप भी हैं, हम भी रहे उस बीच में, यहीं पे थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पिछले लगातार 36 ईयर्स से यहाँ पे एक टर्माइल जिसे कहेंगे हम, वो चल रहा है। एक देश के साथ एक परोक्ष युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर एक कंट्री के साथ चल रहा है, जिस कंट्री को और भी सपोर्ट है बाकी कंट्रीज की। तो इसे हम एक नॉर्मल कोई झगड़ा न माने, ये कंट्री के साथ कोल्ड वॉर, लेकिन इसमें सरकार की इच्छा शक्ति देखी जाती है, विल पावर देखी जाती है जो दिखाई। और भारतीय सेना ने सचमुच वो कर दिखाया जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात कर, जो रिटेलिएशन उस 22 रन इंसिडेंट की हुई। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने हमेशा अलगाववादियों को यहाँ पे ग्लोरीफाई किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने, मैं तो कहूंगा ये जो 14 जुलाई जो एक ड्रामा उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, जिसने हमेशा दंगाइयों को यहाँ पे ग्लोरीफाई किया है, उनका कोई मॉरल ग्राउंड्स उनके नहीं बनते हैं कि वो भारत सरकार को सवाल पूछे 22 रन पे। देश की सेना ने, जांबाज सेना ने वो कर दिखाया है। तुम उन लोगों को ग्लोरीफाई करने जा रहे हो जिन लोगों ने इस राज्य के महाराजा के विरुद्ध एक विद्रोह किया। तुम उन लोगों को ग्लोरीफाई कर रहे हो जिन्होंने उस वक्त के कश्मीरी पंडित हिंदू समाज को प्रताड़ित किया, अत्याचार किया, बहु बेटियों के साथ दुष्व्यवहार किया, कम्युनल लाइंस पे उन्होंने उस वक्त दंगे किए, और वहां पे जो लोग मारे गए उनको ग्लोरीफाई करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब एक ड्रामा कर रहे हैं दीवार फांद के। और मैं स्पष्ट करूंगा कि एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो से दिल से नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ड्रामा था ना सर। आप मुझे बताइए, अगर उन्हें दीवार फांदने की जरूरत पड़ी तो फारूक अब्दुल्ला साहब कहाँ से गए? वो तो मेन गेट से गए। वो मेन गेट से गए, दैट मींस मेन गेट खुला था कि उमर अब्दुल्ला साहब दीवार फांद के गए। फारूक अब्दुल्ला साहब क्या जेम्स बॉन्ड थे? वो भी ऊपर से चले गए क्या? वो भी गेट से चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक प्रोवोकेशन है कश्मीरी नौजवान को कि हमने फोर्सेस के साथ लड़ना है। He is portraying himself as a fighter. But see, your political fight is with National Conference. I agree. Your political fight in J&K is with Congress. But कश्मीर में कहीं ना कहीं आप इलेक्शंस में तो कंप्लीटली हार गए। हाँ, तो इसमें क्या शक है? नहीं, सवाल आपको गुस्सा क्यों आ रहा है इस बात? नहीं, गुस्सा नहीं है। नहीं, आप तो मैंने कहा नहीं, आना चाहिए ना, आना चाहिए गुस्सा जायज है सर, गुस्सा आपका जायज, आई अंडरस्टैंड। देखिए, समय लगता है कहीं पे भी अपना आधार बनाने में। आज हमें खुशी है कि जिस कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अछूत थी, आज उस कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का ढांचा, हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे टीम्स है, हमारे बूथ्स हैं, हमारे वोट्स आते हैं, हमने 3 सीटें यहाँ पे जीती। आज भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आज राष्ट्रीय गान यहाँ पे होता है, आज राष्ट्रीयता का वो सबक भारतीय जनता पार्टी के उनमें होता है, जलसू में होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विजय है। हम सिर्फ सीटों के नंबर से हार जीत नहीं मानते, हम जीत मानते हैं कि जो कश्मीर में एक बदलाव आया, एक राष्ट्रीयता की भावना। You mean say these are your success stories? Yes, definitely. सीटों से थोड़ी होता है, सीटें भी हमने 29 जीती जम्मू में, वहां पे तो बाकी नहीं, जम्मू की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कश्मीर की जो बात कर रहा हूँ, जिस कश्मीर में आपने शाहिद भाई खुद देखा है,
मास्क लगा के कभी डरते थे लोग जलसे में आने में। नहीं, आज तो डर नहीं है, आज तो डर नहीं है। नहीं, ये तो मैं ओपनली भारत माता की जय के नारे लगते, ये तो मैं ओपनली कहता हूं, वंदे मातरम के, नहीं, ये चेंज सक्सेस है। बदलाव तो हुआ, ये बदलाव तो सक्सेस हुआ, है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक विचार, जिस विचार को हमने यहाँ पे पेनिट्रेट किया, बिल्कुल, जो यहाँ पे, वो तो मानना पड़ेगा सर, दैट क्रेडिट वी कंप्लीटली गिव टू यू। वो हमारी सक्सेस है। आप उसे सक्सेस मानते हैं Yes. कि नेशनलिज्म के हवाले से काम हुआ, Definitely. बाकी चीजें हुई जम्मू कश्मीर में। हाँ जी। तो सर अब वापस आते हैं खासकर जम्मू कश्मीर की सियासत पे। हाल ही में सजाद लोन साहब के साथ जमात इस्लामी, हकीम यासीन साहब, बाकी एक अलायंस हुई, अलायंस फॉर चेंज, जिस पे आपने बड़ा बीजेपी की तरफ से एक बयानात भी आए कि ये अलायंस जो है कहीं ना कहीं अनहोली अलायंस है, हम इसे काबिल कबूल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? आपके दर्द क्यों हो रहा है आपको? देखिए, क्या जमात इस्लामी को इलेक्शन, नहीं, आप सुने मेरी बात सर, क्योंकि मैंने जमात इस्लामी का नाम बताया, आपको फिर से गुस्सा आने लगा। तो मुझे बताएं सर, ये जमात इस्लामी से प्रॉब्लम क्या है आपको? जब आरएसएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जमात इस्लामी से क्या प्रॉब्लम? जमात इस्लामी ने यहाँ पे अलगाववाद का बीज बोया। जमात इस्लामी मदर ऑफ टेररिज्म रहा यहाँ पे। तो गुनाह माफ नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं, सुनिए मेरी बात। गुनाह माफ नहीं हो सकते? नहीं, गुनाहों की सजा होनी चाहिए। नहीं, सजा तो अब उन्होंने ली ना, एक जनरेशन जेल में, दूसरी जनरेशन जेल में, अब अगर तीसरी जनरेशन ये चाहती है कि कहीं ना कहीं हम जमहूरियत में हिस्सा लें, तो सर उसमें प्रॉब्लम क्या है? वेलकम। नहीं, ये तो सियासत है आपकी, मैं इसे सियासत मानता मैं हूं। कहता हूँ वेलकम में जो कहना, ठीक है, शाहिद साहब, आप बोलने प्लीज नहीं प्लीज देते प्लीज 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 कंटिन्यू। जमात इस्लामी मदर ऑफ टेररिज्म रहा है, मदर ऑफ सेपरेटिज्म रहा है। ये जितना भी ये टर्माइल 36 साल का जम्मू कश्मीर में रहा है, इस सब की जननी जो है, माता जो है, ये जमात इस्लामी है। और आज अगर कुछ लोग वहां से बाहर आके एक मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, दैट्स व्हाट इज माय क्वेश्चन। सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए, लेकिन चुना उन्होंने भी उसी सेपरेटिज्म के बादशाह को, किसको? सजाद लोन साहब का। उसने भी, उसकी भी हिस्ट्री कोई मेन स्ट्रीम वाली नहीं है। वो भी एक सेपरेटिज्म से जन्मा हुआ एक व्यक्ति है, अलगाववाद से निकला हुआ एक व्यक्ति है, जिसने अलगाववाद को ग्लोरीफाई किया है, जो पाकिस्तान के बोल बोलता था। उसका दिल भी पाकिस्तान में ही धड़कता है, क्योंकि शादी भी वहीं पे की। नहीं, उसका मतलब है, उसका मतलब कहने का मतलब है कि अनहोली उसे कहे या न कहे, मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिस इंटेंशन से ये अलायंस हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि ये भारत के उस या राष्ट्रीयता के उस लाइन पे हुआ है। कहीं न कहीं इन्होंने दोबारा से उस सेपरेटिज्म को, पाकिस्तान प्रेम को इकट्ठा करने की कोशिश की है, जो हमें लगता है कि एक एप्रीहेंशन है कि ये वही लाइन है, सेपरेटिज्म की लाइन है, ये वही लाइन है जो अलगाववादियों की लाइन है। तो अगर ये अच्छी मेन स्ट्रीम पे आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जो इनके नारे हैं, जो इनके स्लोगन्स हैं, वो दोबारा से कहीं सेपरेटिज्म को जन्म न। सुनील शर्मा जी, जम्मू के क्या हाल हैं, कैसे हैं जम्मू के लोग? क्योंकि मैं नहीं गया बहुत देर से। किश्तवाड़ में आपकी आवाम कैसी है, आपके लोग कैसे हैं? अब थोड़ा सा लेट मी कम टू योर कंस्टिट्यूएंसी। देखिए, हर जगह तो वैसे, एंड हमें भी कभी साथ लीजिएगा, हम भी आपकी कंस्टिट्यूएंसी इस बार जरूर आपको ले जाएंगे और हम भी देखते हैं कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी के लोग क्या कहते हैं। बहुत बहुत अच्छा, आप आएंगे तो नहीं, श्योरली आई विल कम। देखिए, हर जगह पे, चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे बाकी लोग हैं, हर जगह एक उम्मीद से लोग बैठे हुए हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब कुछ करते हैं। अच्छा है, उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पे पानी फेरा इस शहजादे दोबारा से। मैं कहूंगा, आप शहजादा क्यों कहते हैं इसको? है ही एक राजवाड़े से निकला हुआ है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का पोता है, जिसे मैं कहता हूँ तो उससे सियासत करने का कोई हक नहीं है। अनसक्सेसफुल पूरा कर रहा है ना, कौन रोक रहा है उसे? कर तो रहा है, बट अनसक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर है। इसने 2009 से 2014 तक सिर्फ यहाँ पे जो हालात जम्मू कश्मीर के बनाए। जब आपके साथ था तब सक्सेसफुल था? कहाँ? जब आपके साथ था। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? नहीं, आपकी सरकार के साथ भी रहा है ना, तब ये शहजादा नहीं था। बहुत अच्छी बात, तब भी शहजादा था, तब ये शहजादा नहीं था, तब उमर अब्दुल्ला अच्छा था। अरे सुने तो शाहिद भाई, आप तो बोलने ही नहीं देते। सुने ना, मेरी बात सुने। इसने पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की गोद में सीखी है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में इसका लालन पालन हुआ, पालन पोषण हुआ राजनीति का। लेकिन जो ही ये कश्मीर आ गया, जब ये दिल्ली में था, आप मुझे बताइए, एटानमी का रेजोल्यूशन यहां से गया था ना? जी, गया था। उसको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने रिजेक्ट किया था, डस्टबिन में डाल दिया। तब ये उसका रुकन था, कैबिनेट का था ना? बिल्कुल। तो तब साथ था कि भाई जो बाप ने यहां से रेजोल्यूशन पास करके भेजा, मैं रिजेक्ट करता हूं, तब तो था ना? अब यहां आके दोबारा से वही शनाख्त का रेजोल्यूशन ढूंढ रहा है। हमने लालन पालन थोड़ा सा आधा अधूरा हुआ इसको,
शायद इसीलिए दोबारा से शिनाख्त का कोई रेजोल्यूशन, वरना ऑटोनॉमी के रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करने में उमर अब्दुल्ला साहब तो खुद सामने थे। जैसे राहुल गांधी जी ने You admit कि he was part of that? यस, इसमें कोई शक है क्या? ये तो पार्ट था, उसका कैबिनेट का पार्ट था। That means कि आप कह रहे हैं कि ये मिलजुल के किया गया मतलब ये तो उसका एक हिस्सा था, कैबिनेट का। ये तो एक हिस्सा था ऑटोनॉमी के रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करने में। अटल जी ने तब रिजेक्ट किया था, तब एक, अगर इसे पसंद नहीं था तो ये रिजाइन क्यों नहीं की तब इसने? ये करता कि भाई मेरे पार्टी ने भेजा रेजोल्यूशन, मैं रिजाइन करता हूं, तब तो नहीं किया ना। You are making a big allegation against Chief Minister. Do you know? बिग एलिगेशन कौन सा है? एक रियल एलिगेशन लगा रहा हूं, बिग नहीं। चलिए सुनील शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए। और मुझे लगा कि आज थोड़े से सवाल जो है वो तीखे थे, आप अनकंफर्टेबल हो गए। नहीं नहीं, मैं होता ही नहीं कभी। अच्छा, यही मेरी एक क्वालिटी है। एंड आई जो लव इट, सवाल जब बोलो मैं रेडी होता एंड बिलीव मी आई लव इट कि मैंने जो सवाल आपसे पूछे, अगर मैं शायद ये आपके शहजादे जो आपके मुताबिक शहजादे हैं, अगर उनसे पूछता शायद वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you, sir. लास्ट पे जो लोग देख रहे हैं सर आपको एज एलओपी, जिनको उम्मीदें हैं आपसे, चाहे जम्मू की बात करें कश्मीर की बात करें, उनके लिए क्या मैसेज है सर? क्योंकि यू हैव अ बिग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते देखिए हमारी जो भूमिका है वो हम निभाएंगे, लेकिन आम जनमानस का भी एक ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार से 5 साल हम भुगतते हैं और 1 मिनट में हम किसी न किसी झांसे में आ जाते हैं, फिर हमें दोबारा से 5 साल भुगतना पड़ता है। और मुझे लगता है कि 2024 का जो एक मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था, तो फिर 5 साल हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य, हमारी जो ड्यूटी है, उसको हम निभाएं, आवाज बन के इनकी कानून तक हम ये आवाज पहुंचाएं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम लोगों के काम करो, तुम जो एक इंडस्ट्री खोल के रखिए उससे बाहर आके लोगों में मिलजुल के आउटरीच करो, उनके काम करो। इतना ही मेरा आज संदेश है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बात कर रहे थे एलओपी सुनील शर्मा जी। बड़ी अहम बातें इन्होंने की, खासकर जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से, जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस के हवाले से। इन्होंने कहा कि सरकार, एक बार फिर सरकार उमर अब्दुल्ला की है और जम्मू कश्मीर का सरदार भी इस वक्त उमर अब्दुल्ला है। उमर अब्दुल्ला को काम करना पड़ेगा, अगर ये काम नहीं करता है तो इनके मुताबिक ये उनकी नाअहली है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। थैंक यू सो मच।